आज का डेली लीड कोड प्रॉब्लम, सेपरेट द डिजिट्स इन एन एरे। आ जाओ इसको देखते हैं। अब कह रहा है कि हमारे पास एक एरे है, हमें एक एरे दिया जाएगा 13, 25, 83, 77। इजी लेवल प्रॉब्लम है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। एक ब्रूट फोर्स अप्रोच पूछ लेते हैं, ठीक है। विच इज कि अगर 13 है तो हमें क्या है, हमें एक आंसर एरे रिटर्न करना है। हमें एक आंसर एरे रिटर्न करना है जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1, 3, 2, 5, 8, 3, 7, 7। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ब्रूट फोर्स के लिए पहले दो चीजें जान लेते हैं। मतलब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दो चीजें पहले जान लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 13, ठीक है। अब इसको अलग अलग तोड़ने के लिए हमें इसको अलग करना पड़ेगा और इसको अलग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर ये हमारा n है, n इज इक्वल्स टू 13 है, तो इसको अलग अलग कैसे तोड़ेंगे? तो ये जो वंस पार्ट है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट कहते हैं बेसिकली उसको 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 एक्सट्रैक्ट करने के लिए n से हम n मॉड 10 कर देते हैं। तो डिजिट में जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ठीक है। अब बचा हुआ पार्ट जो है हमारा प्रीफिक्स वाला, उसको कैसे निकालेंगे? तो रिमेनिंग पार्ट को निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम n से डिवाइड कर देते हैं 10 को, उससे हमारा 1 निकल जाता है। ठीक है। तो हम ये जान गए कि कोई भी नंबर अगर हमें दिया जाएगा तो उसको हम हर एक सिंगल सिंगल डिजिट्स में कैसे तोड़ेंगे। ठीक। ओके। अब ब्रूट फोर्स में करेंगे क्या? हमारे पास एक एरे है, हर एरे मतलब हर एलिमेंट का अपना एक लेंथ है। अब जैसे इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, आगे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और वो हमारे कंस्ट्रेंट के हिसाब से 1000 तक हो सकता है, मतलब 1000 तक कंस्ट्रेंट हो सकता है। जैसे ये दो डिजिट है तो ये 1000 तक हो सकता है। बेसिकली चार चार डिजिट का हो सकता है, मतलब मान के चलते हैं 3 डिजिट तक हो ही सकता है, 999 यहाँ तक तो हो ही सकता है। ठीक है। अब क्या है कि हमें क्या करना है, हमें इसे अलग अलग करके एक एरे में डालना है और आंसर में रिटर्न कर देना है। ये कैसे करेंगे हम दो लूप चलाएंगे, नेस्टेड लूप ब्रूट फोर्स अप्रोच। पहला आई यहाँ रखेंगे, फिर ये आई 13 एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर इस 13 के लिए हम एक वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक n स्मॉलर देन n जब तक बड़ा है 0 से, तुम क्या करो, n को एक्सट्रैक्ट करते रहो। int digit is equals to n mod 10। ठीक है। और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास डिजिट में लास्ट वाला पार्ट आ गया। इस लास्ट वाले पार्ट को हम ऐड भी कर सकते हैं, मतलब ऐड ही करना चाहिए। तो इसको हम अपने आंसर एरे में, जो कि हम एक आंसर एरे बनाएंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ऐड क्या हो जाएगा अगर इसको हम देखें तो, सबसे पहले 13 जाएगा। सबसे पहले 13 गया, 13 में से हमने 3 ऐड किया, फिर हमने 1 ऐड किया, तो हमारे आंसर एरे में 3 ऐड हुआ और 1 ऐड हुआ। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हमें जो आंसर में चाहिए, हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो 1 और 3 होना चाहिए, लेकिन हमें रिवर्स में आंसर मिल रहा है जो कि 3 और 1 है, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं
और नेक्स्ट नेक्स्ट वाले डिजिट पे फिर से लूप चल रहा है। तो हमें क्या समझ आया कि हमें जब हम फर्स्ट वाला इंडेक्स खत्म करेंगे, जब भी हम अपना एक आई कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रिवर्स कर देंगे अपने एरे लिस्ट को। तो अगर एरे लिस्ट में अगर मेरे लिस्ट में 3 1 था, तो ऑटोमेटिकली 1 और 3 हो जाएगा, करेक्ट। तो जब 1 3 हो गया तो सबसे पहले 1 3 ऐड हुआ, फिर 2 5 ऐड हुआ, फिर 8 3 ऐड हुआ, फिर 7 7 ऐड हुआ, बन गया हमारा आंसर। ब्रूट फोर्स अप्रोच। एक लूप चलाए हम लोग आई के ऊपर, जहाँ पे आई इज इक्वल टू 13 रहेगा, फिर 25 रहेगा, फिर 83 रहेगा, फिर 77 रहेगा। और फिर एक लूप चलाए हम लोग इस पार्ट पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, जब तक कि हमारा एन ग्रेटर है 0 से, तब तक आइटरेट होता रहेगा आई, है ना। कैसे? आई एन टी आंसर डॉट एड एन, और एन इज इक्वल्स टू एन बाई 10। ठीक है, एन बाई 10, इससे बचा हुआ पार्ट एन में सेव हो जाएगा। जब तक एन हमारा 0 नहीं होता, तब तक ये लूप तो चलता रहेगा। जैसे ही ये लूप खत्म होगा, जैसे ही हमारा पहला पार्ट खत्म होगा, पहला आई खत्म होगा, हम एरे को रिवर्स कर देंगे। हमारे आंसर डॉट रिवर्स। ठीक है, और ऐसे करते करते हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच, है ना, जिसमें कि हमने क्या देखा। अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड ऐसा है, ठीक है। हमने एक एरे लिस्ट बनाया, आंसर। एक फंक्शन है जो फंक्शन लिस्ट रिटर्न करेगा, सॉल्व। उसमें नंबर आया, एक लिस्ट बनाया हमने आंसर का। लूप चलाया नम्स पे, नंबर पे। सबसे पहले हमारा नंबर था, मान लेते हैं जो ऊपर था 13, क्या था ये, 13 25 83, 13 25 83 77, 83 77 आंसर। और एक और है टेम्प। इस टेम्प के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 13 पे लूप चलाया, हमने 13 सेंड किया। वाइल लूप के अंदर जब तक नम 0 नहीं हो जाता है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्प डॉट एड में हमने अपना अपना 3 ऐड किया, तो इसमें ऐड हुआ 3। फिर हमने नम्स को चेंज कर दिया, नम्स में बच गया 1। फिर से लूप इधर गया, अभी नम्स ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 1 है। टेम्प में ऐड हुआ 1, टेम्प में ऐड हुआ 1। फिर से हम यहाँ गए, 1 का 1 ऐड हुआ, फिर नम्स में बचा, जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0। जैसे ही 0 आया, ये लूप से बाहर चले गए हम जैसे ही लूप से बाहर गए, हमने हमारे एरे लिस्ट के ऊपर, ये एक मेथड है, एरे लिस्ट के ऊपर रिवर्स लगा दिया और टेम्प भेज दिया। तो ये जो टेम्प था, ये बन गया हमारा 1 और 3, और उसको फिर हमने ओवरऑल आंसर एरे में ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड हो गया 1 3। और ऐसे करते करते हमने 13 की 25 के लिए वही कर लिया, 83 के लिए वही कर लिया, 77 के लिए भी वही कर लिया। तो हमारे पास जो आंसर एरे बन के आया वो आया 725
83, 77। ठीक है, ये था ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसमें नेस्टेड लूप्स चल रहे हैं, तो नेस्टेड लूप्स का अब, लेकिन उसमें भी एक आ, हाँ, उसमें भी एक चीज है समझने के लिए कि अब जो हमारे पास n है, तो ओ ऑफ n तो लूप चल रहा है हमारा, क्योंकि सारे सारे नंबर्स पे, सारे n पे हम जा रहे हैं, ठीक है। बट हर n पे भी हम वाइल लूप चला रहे हैं, राइट। अब पॉइंट ये है कि ये 3 डिजिट्स तक हो सकता है, बेसिकली ये 999 हो सकता है, ठीक है। वर्स्ट केस में ये 999 होगा, है ना। बट स्टिल कुछ तो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये जो है ये डिजिट वाला पार्ट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि O ऑफ n इंटू डी, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और हमें ऐसे ही बताना चाहिए जब भी कोई इंटरव्यूअर, अगर अगर हम किसी इंटरव्यू में और हमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच का यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काफी कुछ कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ रिवर्स भी कर रहे थे, ओ ऑफ एन भी कर रहे थे, बट सी एवरीथिंग ओ ऑफ एन में ही था, तो ओ ऑफ एन हमने लिया। और डी जो पार्ट है वो इनर लूप का है, नेस्टेड लूप, नेस्टेड वाले पार्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक ऑक्सिलरी स्पेस में एरे लिस्ट यहाँ टेम्प का आंसर का बना रहे हैं, और एक बना रहे हैं टेम्प का। ये भी सेम, एक आंसर लिस्ट में मैक्सिमम इतने वैल्यूज आएंगे जितने जो यहाँ पे है, इसका भी बेसिकली वो वाला पार्ट, राइट। तो ओ ऑफ एन मान लेते हैं, एन इंटू डी मान लेते हैं। सेम यहाँ भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक तुम्हारे आंसर लिस्ट का और एक हो गया तुम्हारे टेम्प का। तो टेम्प का तो कम होगा, क्योंकि जो डी है तो इसका तो ओ ऑफ डी होगा। तो ओवरऑल अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें, तो ऑफ एन इंटू डी, ठीक है। ये हो गया ब्रूट फोर्स। अब आई डोंट नो कि लाइक ऑप्टिमल नहीं है, बट एक और अप्रोच है बेसिकली इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रिकर्शन का अप्रोच भी है। रिकर्शन के अप्रोच में क्या होता है कि हम स्टिल अप्रोच वही फॉलो कर रहे होते हैं। अब जैसे हमें वहां पे रिवर्स करना पड़ा, ठीक है। अगर इसको ऑप्टिमाइज करने का सोचेंगे, तो इसको ऑप्टिमाइज ऐसे नहीं कर सकते ना कि हमें नम्स का लिस्ट ना बनाना पड़े, हमारा एक ही लिस्ट से काम हो जाए। और देन द पॉइंट इज कि हमारा, हमने जो रिवर्स वाला आइट्रेशन चलाया जो कि ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ये भी ना लगे, राइट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम रिकर्शन यूज कर सकते हैं, सिंपल सिंपल। क्योंकि रिकर्शन का क्या फंडा होता है कि जब भी रिकर्शन कॉल के ऊपर अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो रिकर्शन कॉल होने के टाइम में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर हम उसको 1 3 के लिए अगर मैंने रिकर्शन कॉल किया, तो हमारा डी क्या निकला, 3 निकला। तो जब हम यहाँ ऊपर में ऐड करेंगे, तो हमारे आंसर में डी 3 ही जाएगा। तो स्टिल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हमें रिवर्स करना ही पड़ेगा, तभी 3 1 को हम 1 3 बना सकते हैं, राइट। लेकिन रिकर्शन कॉल में होता यह है कि अगर हम रिकर्शन कॉल के नीचे कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑपरेशन लिखते हैं, तो वो जब रिकर्शन फंक्शन कॉल स्टैक से रिटर्न होता रहता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर मैंने 13 भेजा रिकर्शन कॉल में, तो पहला कॉल 13 को गया, दूसरा कॉल 3 को जाएगा, तीसरा कॉल 1 को जाएगा। सॉरी सॉरी, माई बैड। हमने 13 को लेकर रिकर्शन कॉल किया, तो रिकर्शन कॉल करते ही दूसरा कॉल चला गया 3 को, उसके बाद कॉल चला जाएगा 1 को, उसके बाद कॉल चला जाएगा 0 को। जैसे ही 0 होगा, ये रिटर्न होगा। अब ये रिटर्निंग वाले पार्ट में हम यहाँ पे अपना ऑपरेशंस लिखेंगे
और ऑपरेशन में लिखेंगे क्या कि आंसर में ऐड कर दो जो भी हमारा एन का वैल्यू है अभी करेंटली। तो उस केस में हमारे आंसर में क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। देन फिर यहां से रिटर्न होगा तो हमारे आंसर में 3 ऐड हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास पहले पहले वाले 13 का तो आंसर आ गया 13। अब रिकर्शन में हम करेंगे क्या, रिकर्शन में हम यस नहीं करेंगे कि हम लूप चलाएंगे सारे हर एक एलिमेंट पे, हर एक आई पे हम लूप चलाएंगे और रिकर्शन को बोलेंगे कि बाकी का सॉर्ट मतलब बाकी के ऊपर आइट्रेट करके इसके डिजिट्स को निकाल के और ऐड कर दो, क्योंकि इसमें रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये 1 और 3 ही ऐड करेगा, फिर 25 के लिए 2 और 5 ऐड करेगा, फिर 83 के लिए 8 और 3 ऐड करेगा, फिर 77 ऐड करेगा। ठीक है, तो रिकर्शन इसका एक अप्रोच ऐसा है कि, बट स्टिल देखो उसमें हम दो लिस्ट का साइज ले रहे थे, मतलब ऑक्सिलरी स्पेस हमारा दो लिस्ट का था। इस केस में जो ये रिकर्शन कॉल होंगे वो ऑक्सिलरी स्पेस होगा। अब जैसे 2 डिजिट है तो उसके लिए 2 कॉल्स जाएंगे हमारे कॉल स्टैक में। एंड देन अगर मतलब मान लेते हैं ये डी है, ये जो पार्ट है ये डी है, तो O ऑफ n इंटू डी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां भी लगेगी। बस यहाँ पे हमें वो नहीं बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, लिस्ट नहीं बनाने पड़ेंगे दो अलग अलग। और ये एक रिकर्शन अप्रोच भी है। तो रिकर्शन का अप्रोच कैसे है वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लो 13 था, 25 था, 83 था, 77 था, राइट। तो अब 13 के लिए हमने 1 और 3 के लिए रिकर्शन कॉल किया, फिर 1 के लिए रिकर्शन कॉल हो गया, एंड देन फिर 0 के लिए रिकर्शन कॉल हो गया। तो जब वो रिटर्न हुआ तो वो ऐड करता आ गया, तो 13 का 1 3 ऐड हो गया, फिर 2 5 ऐड हो गया, 8 3 ऐड हो गया, 7 7 ऐड हो गया, राइट। तो ये बेसिकली उसका ट्री डायग्राम है, और कह सकते हैं कॉल स्टैक डायग्राम है। और उसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो दिस इज द कोड, जिसमें कि हमारे पास एक मेन फंक्शन है जिसमें एरे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक सॉल्व फंक्शन को कॉल किया नम्स देके, ठीक है। ये रहा हमारा सॉल्व फंक्शन। अब इसमें सबसे पहले हमने एक आंसर का एरे लिस्ट बनाया जो कि हमारा ऑप्टिमम आंसर लिस्ट होगा। और हमने अब जैसे एरे था हमारे पास 23 44, शॉर्ट वाला ले लेते हैं जो ऊपर है, 13 25 83 77, 13 25 83 77, है ना। तो हमने हमने क्या करा है, पहले फंक्शन में लूप चलाया है बेसिकली इस पे, इस पूरे एरे पे, और फंक्शन कॉल किया है इसके लिए, इतने पार्ट के लिए। हमारा फंक्शन क्या करेगा, इसको अलग अलग तोड़ के और ऐड कर देगा हमारे आंसर के एरे, आंसर के लिस्ट में। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लूप चलाया पर नम एरे, ऐड डिजिट्स में हमने नंबर ऐड करा, आंसर भेजा जो कि हमारा जो हमारा आंसर एरे है, और नंबर सबसे पहले 13, राइट। अब ये हुआ, कॉल यहाँ आई, नंबर और यहाँ पे लिस्ट रिसीव कर रहे हैं। इफ नंबर इज इक्वल टू 0, जब भी हम इस 13 का बेस और रिमेनिंग निकालते हैं तो एट द एंड ये n की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे ही 0 होगा रिटर्न कर देना है। हमारा रिकर्शन का बेस केस ये कह रहा है कि इफ नंबर इज इक्वल टू रिटर्न, ठीक है। देन हमने ऐड डिजिट करा, ऐड डिजिट्स कॉल करा, फिर से हमने इसी फंक्शन को कॉल करा, नंबर डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आंसर। तो मान लो अगर यहाँ पे 13 था तो हमने इस फंक्शन में आते के साथ 3 के लिए कॉल कर दिया, फिर से जब 3 के लिए वापस से आया यहाँ पे और बचा हुआ 1 बच गया, तो 1 के लिए फटाक से कॉल कर दिया। सॉरी, मैं गलत कह रहा हूं, मतलब आई एम सॉरी। जब हम यहाँ पे आए तो सपोज कर 13 के लिए हमने ये वाला कॉल करा, है ना। तो रिमेनिंग पार्ट 1 था,
अब इसके लिए तुरंत 1 के लिए कॉल चली गई, हमने यहीं पे रिकर्शन कॉल कर दिया तुरंत। हमने पहले ऐड नहीं किया अपने आंसर एरे में, हमने रिकर्शन कॉल किया। तो अगर 13 भेजा था तो हमारा 3 अभी यहाँ पे बचा हुआ है और 1 के लिए रिकर्शन कॉल हो गया। फिर जब 1 के ऊपर हमने ये ऑपरेशन किया डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे 0 आया और 0 के लिए रिकर्शन कॉल हुआ, और जब 0 एंड नंबर इज इक्वल टू 0 था तो ये कॉल रिटर्न आई। जब ये कॉल रिटर्न आई तो हम यहाँ पे आए, क्योंकि यहीं पे हमने कॉल किया था, हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया था 1 के साथ, तो हम यहाँ रिटर्न आए। हम नेक्स्ट लाइन पे गए, नेक्स्ट लाइन पर हमें क्या दिखा, आंसर डॉट एड नंबर डिवाइडेड बाई 10। हमारा नंबर इज इक्वल टू 1 है, 1 को हमने जब 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1, और इस 1 को हमने अपने आंसर एरे में ऐड कर दिया, राइट। फिर सिमिलरली जब यहां से हम रिटर्न हुए तो हम 3 के यहाँ पे n की वैल्यू अभी 3 है, 3 के साथ हम यहाँ पे आ गए और हमने यहाँ पे 3 को ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास 3 ऐड हो गया। तो देख रहे हैं ना कैसे रिकर्शन यूज किया, तो हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने रिकर्शन कॉल के बाद अपने ऑपरेशन को लिखा और जैसा हम चाहते थे वैसे रिवर्स ऑर्डर में हमारा ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में हमारे आंसर में ऐड हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम रिकर्शन यूज कर सकते हैं, और कोड भी बहुत कम है, इफ यू कैन सी कोड भी बहुत कम है। तो यही किया, यहाँ पे नम्स के साथ हमने फंक्शंस कॉल कर दिए सारे 13, 25, 23 जो भी था उसके लिए, और यहाँ पे बार बार डिवाइड करके रिकर्शन कॉल पहले करे, उसके बाद फिर आंसर एरे में ऐड कर दिया। हमारे पास आंसर एरे बन गया, यहाँ पे आंसर रिटर्न कर दिया, सिंपल। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है, बस ये लाइक अप्रोच दूसरा है, रिकर्शन का अप्रोच है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।